हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राजस्थान आरटी के फॉर्म आ गए हैं और 3 अप्रैल से ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन इस बार राजस्थान सरकार ने बहुत सारे चेंज किए हैं। तो इस बार आरटी में क्या चेंज है, क्या बदलाव है, उसको हम देखेंगे। फॉर्म भरने के बाद आपको क्या करना है, फॉर्म कैसे भरना है, ये सारी जानकारी मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइम फ्रेम क्या है। तो टाइम फ्रेम जैसे आप पहले से जान रहे हैं, टाइम फ्रेम है 2 अप्रैल तक संबंधित विद्यालय को अपडेट कर देना है। 3 अप्रैल से फॉर्म भरे जाने हैं और भरना शुरू हो चुका है। इसी के साथ ऑनलाइन लॉटरी द्वारा बालकों का प्रवेश जो होना है 23 अप्रैल से होना है। फिर अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना है, वह भी 23 अप्रैल से 30 अप्रैल का समय दिया गया है। फिर विद्यालय द्वारा आवेदन पत्रों की जांच करना प्रथम चयनित विद्यालय द्वारा, ये होगा आपका 23 अप्रैल से 6 मई तक। उसके बाद अभिभावक द्वारा दस्तावेज में संशोधन करना। अगर ऐसा पाया जाता है कि दस्तावेज में कुछ कमी है तो उसे अभिभावक द्वारा संशोधन करके फिर से अपलोड करना है। यह काम हो सकता है 23 अप्रैल से 12 मई तक। फिर विद्यालय द्वारा रिक्वेस्ट किए जाने, बालक द्वारा दस्तावेज रीअपलोड नहीं करने पर, अभिभावक द्वारा संशोधन किए जाने पर सीबीईओ द्वारा जांच करना 23 अप्रैल से 17 मई तक कर सकते हैं। शेष समस्त आवेदन ऑटो वेरीफाई करना 20 मई को। अब जो आवेदन बच जाएंगे उन्हें ऑटो वेरीफाई करना है और यह 20 मई को होगा और यह राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा किया जाएगा। अब प्रथम चरण का जो चयन होगा वह 21 मई से 23 जुलाई तक होगा। फिर इसी तरीके से पोर्टल द्वारा उपलब्ध आरटी सीट पर चयन करना। द्वितीय चरण जो होगा वह 26 जुलाई से 16 अगस्त तक होगा और अंतिम चरण जो होगा वह होगा 17 अगस्त से 31 अगस्त तक। तो ये थी जानकारी शेड्यूल की। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण चेंज लेकर मैं आया हूं, जो चेंज हुआ है उसे बताने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले चेंज देख लेते हैं। तो जो इस बार चेंज आया है वह चेंज है अध्याय 2 में प्रवेश प्रक्रिया के तहत। तो पूरी प्रवेश प्रक्रिया भी देखेंगे इसमें, लेकिन सबसे पहले चेंज देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो चेंज है यहाँ पर है। यहाँ एंट्री लेवल कक्षा में प्रवेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं राज्य नियम 2011 के प्रावधानों की पालना में प्रत्येक निजी विद्यालय को अपने विद्यालय में संचालित एंट्री कक्षा तथा कक्षा 1 में उस कक्षा में प्रविष्ट कुल विद्यार्थियों की संख्या के 25% की सीमा तक दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के विद्यार्थियों को निःशुल्क पूर्व प्राथमिक शिक्षा PP+3 एवं कक्षा 1 में प्रवेश देना होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें कहा गया है कि जो एंट्री लेवल कक्षा है केवल उसी में प्रवेश होगा। चेंज यहाँ क्या आया है, जैसे पहले जो एंट्री लेवल थी यानी PP+3 और PP+4 और PP+5 और कक्षा 1 तीनों में प्रवेश होते थे, इस बार केवल PP+3 में होंगे और कक्षा 1 में प्रवेश होंगे। तो ये चेंज आया है। इसके लिए उन्हें निर्धारित टाइम फ्रेम के अनुसार कार्य पूर्ण करना होगा। निःशुल्क एवं सशुल्क सीट पर अध्ययनरत बालक बालिकाओं में से जो बालक बालिका विद्यालय छोड़ चुके हैं या टीसी ले चुके हैं उनके नामों को पोर्टल से हटाया जाना अनिवार्य है। निःशुल्क सीट पर प्रवेश के समय यह ध्यान रखा जाएगा कि कक्षा 1 में क्रमोन्नत एवं नवीन प्रवेशित बालकों में से निःशुल्क सीट पर अध्ययनरत बालकों की संख्या 25% से अधिक नहीं हो, परंतु किसी भी स्थिति में क्रमोन्नत निःशुल्क अध्ययनरत बालक को निष्कासित नहीं किया जा सकेगा। निःशुल्क व सशुल्क बालकों का अनुपात निम्नानुसार रहेगा। तो इसमें कितने बालकों का प्रवेश लिया जाना है वह समझाया गया है। जैसे PP3 यानी नर्सरी के लिए बताया गया है कि सशुल्क बालकों की संख्या कितनी रहेगी। तो समस्त 9 प्रवेशित सशुल्क बालक और निःशुल्क बालकों की संख्या रहेगी समस्त 9 प्रवेशित सशुल्क बालकों का 1/3 यानी बटे 3। तो जितने भी बालक सशुल्क रहेंगे उनका तिहाई निःशुल्क रहेंगे। इसी तरीके से फर्स्ट क्लास के लिए बताया गया है PP5 से क्रमोन्नत प्लस 9 प्रवेशित बालक। अगर PP5 से जो क्रमोन्नत करके गए हैं यानी जो आगे बढ़े हैं, यानी जिसे कहीं कहीं KG2 भी कहा जाता है, उससे क्रमोन्नत करके यानी प्रमोट होके क्लास 1 में गए हैं और 9 प्रवेशित बालक यानी जितने नए प्रवेश पाए हैं बालक, उन दोनों की संख्या सशुल्क बालकों की संख्या मानी जाएगी। और उसमें निःशुल्क बालक कितने होने चाहिए, तो उसके लिए है PP5 से क्रमोन्नत सशुल्क बालक प्लस 9 प्रवेशित सशुल्क बालक भागे 3 बटे 3। तो इसमें भी वही है कि जितने ये बालक रहेंगे, आप यहाँ इसको एक मोटे वर्ड में ये समझ सकते हैं, जितने सशुल्क बालक नर्सरी में रहेंगे उसका 1/3 निःशुल्क रहेंगे। इसी तरीके से जितने सशुल्क बालक फर्स्ट क्लास में रहेंगे, चाहे वह PP5 से क्रमोन्नत होके आए हों या नए हों, उनका 1/3 निःशुल्क बालक भी होने चाहिए, यानी 1/3 का रेशियो रहेगा। प्रवेश के लिए पात्रता
तो प्रवेश के लिए पात्रता क्या है उसे समझ लेते हैं। बालक गैर सरकारी विद्यालय के आसपास के परिक्षेत्र कैचमेंट एरिया में निवास करने वाला होना चाहिए। राज्य के आरटी नियमों के अनुसार विद्यालय का परिक्षेत्र कैचमेंट एरिया शहरी क्षेत्र में संबंधित स्थानीय निकाय अर्थात नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका जैसी भी स्थित हो तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम पंचायत निर्धारित किया गया है। प्रवेश के समय शहरी क्षेत्रों में विद्यालय से संबंधित वार्ड तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय से संबंधित गांव में निवास करने वाले बालक बालिकाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे स्पष्ट है कि विद्यालय जिस वार्ड या गांव में स्थित है वहां से वांछित संख्या में बालक बालिका उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ही शेष शहरी निकाय ग्राम पंचायत के बालकों को प्रवेश दिया जाएगा। किसी भी स्थिति में विद्यालय से संबंधित शहरी निकाय ग्राम पंचायत से बाहर निवास करने वाले बालक बालिका उस विद्यालय में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे। तो अब मैं समझ रहा हूं कि आप समझ गए होंगे कि जिस गांव या वार्ड में विद्यालय है पहले उसके बालक लिए जाएंगे, उसके बाद अगर सीट रिक्त रहती है तो उस शहरी निकाय या ग्राम पंचायत से बच्चे लिए जाएंगे, लेकिन उस शहरी निकाय या ग्राम पंचायत के बाहर के बच्चे किसी भी हालत में नहीं लिए जाएंगे। दूसरा है बालक दुर्बल वर्ग या असुविधाग्रस्त समूह से संबंधित होना चाहिए। तो ये दो चीजें आपको पालन करना पड़ेगा अपने बच्चे का एडमिशन आरटी कोटा के तहत देने के लिए। एक तो आप उस एरिया के निवासी हों, दूसरा आप दुर्बल वर्ग या असुविधाग्रस्त समूह से संबंधित होना चाहिए। अब हम समझ लेते हैं कि दुर्बल वर्ग कौन है। तो राजस्थान में दुर्बल वर्ग माना जाता है ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए या उससे कम हो। ये सालाना आय है, इससे कम या इतना होने से आप दुर्बल वर्ग में माने जाएंगे, आप चाहे जिस कास्ट से संबंधित हों। अब असुविधाग्रस्त समूह कौन है उसको भी हम समझ लेते हैं। तो असुविधाग्रस्त समूह में रिजर्व कैटेगरी आती है और कुछ बीमारी या अन्य विपदा में पीड़ित लोगों को शामिल किया गया है। तो सबसे पहला जो असुविधाग्रस्त समूह का वर्ग है वह है अनुसूचित जाति के बालक, अनुसूचित जनजाति के बालक, अनाथ बालक, एचआईवी अथवा कैंसर से प्रभावित बालक अथवा एचआईवी अथवा कैंसर से प्रभावित माता पिता, संरक्षक के बालक, युद्ध विधवा के बालक, निःशक्त बालक जो निःशक्त व्यक्ति पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी की परिभाषा जो केंद्र सरकार के राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 की धारा 2R में वर्णित है सम्मिलित हो, यानी दिव्यांग बालक, पिछड़ा वर्ग या विशेष पिछड़ा वर्ग के ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए या उससे अधिक नहीं हो। तो ये चीज तो पहले ही आ गया है, इसमें अलग से दिए गए हैं, लेकिन वहां ऊपर पहले बता दिया गया है कि ऐसे सभी बालक दुर्बल वर्ग में आ जाएंगे। तो अगर पिछड़ा वर्ग या विशेष पिछड़ा वर्ग में है और आय कम है तो वह असुविधाग्रस्त में भी गिने जाएंगे। ऐसे बालक जिनके अभिभावक का नाम राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग, शहरी विकास विभाग द्वारा तैयार की गई बीपीएल सूची, केंद्रीय सूची या राज्य सूची में सम्मिलित हो। तो बीपीएल सूची वाले भी इसमें आ जा रहे हैं, लेकिन वह चाहे केंद्र की सूची हो चाहे राज्य की सूची हो, किसी एक सूची में उसका नाम होना चाहिए। अब प्रवेश के लिए उम्र क्या है वह देख लेते हैं। प्री प्राइमरी यानी PP3 के लिए 3 वर्ष या उससे अधिक परंतु 4 वर्ष से कम होना चाहिए, ये नर्सरी की एज है। और फर्स्ट क्लास के लिए 6 वर्ष या उससे अधिक परंतु 7 वर्ष से कम होनी चाहिए। ये उम्र जो है वह 31 जुलाई 2024 को पूर्ण होनी चाहिए। निःशुल्क प्रवेश हेतु निवास प्रमाण पत्र बालक अभिभावक के निवास के संबंध में संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र मान होगा। निवास के संबंध में बालक अभिभावक के अन्य वैधानिक दस्तावेजों के रूप में राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली का बिल 6 माह से पुराना नहीं हो, पानी का बिल 6 माह से पुराना नहीं हो भी मान्य होंगे। तो आप निवास के प्रमाण पत्र के रूप में चाहे बालक का चाहे अभिभावक का जिसका भी आपके पास उपलब्ध हो इतने डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। निवास के प्रमाण के रूप में इनमें से जो भी दस्तावेज दिया जा रहा है उसमें ग्राम वार्ड का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है। यह चीज आपको ध्यान देना है कि ग्राम या वार्ड का स्पष्ट उल्लेख होना है। अगर ग्राम या वार्ड का उल्लेख नहीं है तो वह मान्य नहीं रहेगा। ग्राम वार्ड का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने अथवा परिसीमन के कारण ग्राम वार्ड परिवर्तन होने की स्थिति में संबंधित सरपंच, वार्ड पंच, पार्षद, बीएलओ तथा किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित अतिरिक्त दस्तावेज भी देना अनिवार्य होगा। तो यहाँ आपको 5 नंबर पर स्टेट में एक फॉर्मेट दिया गया है। अगर आपका ग्राम वार्ड उसमें मेंशन नहीं है तो आपको इसे भरकर और अपने सरपंच या वार्ड पंच या पार्षद या बीएलओ या किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कराकर उसे भी साथ में लगाना होगा। अब नेक्स्ट है निःशुल्क प्रवेश हेतु दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह से संबंधित प्रमाण पत्र। अब दुर्बल वर्ग में या असुविधाग्रस्त समूह में जो आएंगे उनको क्या क्या अभिलेख देना होगा। असुविधाग्रस्त समूह से संबंधित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होने चाहिए। एचआईवी या कैंसर से पीड़ित बालक अभिभावक
के संबंध में किसी रजिस्टर्ड डायग्नोस्टिक केंद्र द्वारा दी गई रिपोर्ट मान्य होगी। तो आप अगर असुविधाग्रस्त समूह में आते हैं, जैसे SC ST OBC इनमें से किसी में आते हैं, तो आपको सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, यानी जैसे तहसीलदार या SDM द्वारा जो जाति प्रमाण पत्र जारी होता है उसे आपको देना होगा। निःशुल्क प्रवेश हेतु आय के सबूत के लिए दस्तावेज। प्रवेश के लिए आय के सबूत के लिए जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के अधीन बनाए गए अधिनियमों के अधीन जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र मान्य होगा। यह प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने की स्थिति में, तो अगर आपके पास जो जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण द्वारा बनाया जाता है जन्म प्रमाण पत्र, जो आपके तहसील या नगर पालिका द्वारा बनाया जाता है, वही वाला मान्य है। अगर वह नहीं है तो उसके स्थान पे आप दूसरा चीज लगा सकते हैं, जैसे अस्पताल सहायक नर्स और दाई ANM रजिस्टर का अभिलेख लगा सकते हैं, आंगनबाड़ी अभिलेख लगा सकते हैं, आधार कार्ड लगा सकते हैं। उक्त में से कोई भी एक दस्तावेज निःशुल्क प्रवेश हेतु आय के सबूत के लिए मान्य होगा तथा दस्तावेज पर अंकित बालक की जन्मतिथि को ही अंतिम माना जाएगा। परंतु प्रवेश के उपरांत भौतिक सत्यापन से पूर्व बालक का जन्म प्रमाण पत्र बनवाकर विद्यालय में उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा। प्रवेश उपरांत जन्मतिथि में किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आपको अगर इन सब में कोई चीज आप लगाते हैं तो बाद में आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाकर देना ही होगा, इसलिए आप जन्म प्रमाण पत्र पहले ही बनाकर ही लगाएं। विद्यालय द्वारा प्रोफाइल अपडेट करते समय सूचना 50 जिलों के आधार पर भरी जाए, परंतु निःशुल्क प्रवेश 33 जिलों के अनुरूप होंगे। अतः विद्यालय द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय बालक के आवेदन के साथ संलग्न निवास संबंधी दस्तावेज पूर्व जिले ब्लॉक ग्राम पंचायत के मान्य होंगे। फिर उसके बाद टाइम फ्रेम बताया गया है, जो मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन कुछ अति महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसे मैं डिस्कस करने वाला हूं। यहाँ आप देख सकते हैं अभिभावक द्वारा किए जाने वाले कार्य, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें यही समझना है कि हमें क्या करना है। तो कोई भी अभिभावक अपने कैचमेंट एरिया के गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीट प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। लेकिन यदि कोई विद्यालय केवल लड़कों अथवा केवल लड़कियों के लिए ही संचालित है तो उनमें क्रमशः केवल लड़कों तथा केवल लड़कियों का प्रवेश ही संभव होगा। अभिभावक प्राइवेट स्कूल वेब पोर्टल www.rajpsp.nic.in को एक्सेस कर आवेदन कर सकते हैं। अभिभावकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से भी दी गई है। अभिभावक गूगल प्ले स्टोर से राजस्थान प्राइवेट स्कूल ऐप डाउनलोड कर ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सर्वप्रथम अभिभावक को प्राइवेट स्कूल वेब पोर्टल rajpsp.nic.in को एक्सेस कर बालक एवं स्वयं के संबंध में पात्रता संबंधित आवश्यक सूचनाएं प्रविष्ट करनी होगी। आवेदन में बालक के आधार नंबर तथा आधार पंजीयन नंबर, 16 अंकों का नंबर तथा मोबाइल नंबर प्रविष्ट करना आवश्यक है। ध्यान रहे कि वे बालक जो RT के तहत किसी विद्यालय में प्रवेश ले चुके हैं वह पुनः आवेदन नहीं कर सकेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसलिए मैं इसे आपको अलग से पढ़ के बता रहा हूँ। सूचना प्रविष्ट के बाद अभिभावक को एप्लीकेशन ID व पासवर्ड प्राप्त होंगे। इस एप्लीकेशन ID पासवर्ड का उपयोग कर अभिभावक को लॉगिन करना है तथा बालक व स्वयं के संबंध में विस्तृत सूचना की एंट्री एवं संबंधित दस्तावेज अपलोड करना है। आवेदन के समय ही समस्त वांछित दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे। इस हेतु आवेदन फॉर्म के साथ फोटो, बालक का आय का प्रमाण पत्र, अभिभावक का निवास स्थान संबंधी प्रमाण पत्र, अभिभावक की जाति संबंधी प्रमाण पत्र, बालक का आधार कार्ड अथवा आधार पंजीयन रसीद, बालक के माता पिता का या संरक्षक के HIV प्रभावित होने की रिपोर्ट, बालक के माता पिता या संरक्षक के कैंसर ग्रस्त होने की रिपोर्ट, बालक की माता के युद्ध विधवा होने का प्रमाण पत्र, अभिभावक की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र, BPL प्रमाण पत्र, बालक के अनाथ होने संबंधी घोषणा, बालक का निःशक्त जन्म संबंधित प्रमाण पत्र के दस्तावेज नियमानुसार अपलोड करें। दस्तावेजों की जानकारी हेतु बिंदु संख्या 6 का अवलोकन करें। साथ ही ध्यान रखें कि अपलोड दस्तावेज स्पष्ट एवं पूर्ण हो। तो यहाँ से एक चीज आपको यह भी पता लग जा रहा है कि कितने डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पूरा डॉक्यूमेंट की लिस्ट आ जा रही है। इतने डॉक्यूमेंट ही आपको अपलोड करने हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट सभी के लिए नहीं है, इसमें जो आपके लिए लागू होता है वह आप अपलोड करेंगे, बाकी चीजें अपलोड नहीं करेंगे। अभिभावक एक बार ही ऑनलाइन सूचनाएं प्रविष्ट कर अपने परिक्षेत्र कैचमेंट एरिया के अधिकतम 5 इच्छित विद्यालयों का विकल्प क्रमानुसार सर्वप्रथम उस विद्यालय का चयन करें जिसमें वह प्रवेश का सर्वाधिक इच्छुक है। इसी प्रकार 5 विद्यालयों का चयन करना है। तो आपको 5 विद्यालय चयन करने हैं और 1 नंबर पर उसे रखना है जिसमें आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का एडमिशन इसी में हो। उसके बाद फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला आपको करना है। फिर है आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन क्रमांक के माध्यम से उनके आवेदन फॉर्म की ट्रैकिंग स्टेटस की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। इसमें विद्यालय द्वारा आवेदन क्रमांक पर ही की गई कार्रवाई, दस्तावेजों की जांच की स्थिति, विद्यालय में RT बालक के रूप में प्रवेश की स्थिति व अन्य जानकारी उपलब्ध होगी। अतः अभिभावक आवेदन करने के बाद समय समय पर आवेदन क्रमांक से लॉगिन कर उनके आवेदित फॉर्म की स्थिति जाँच करें। नोट: छात्र अपने आवेदन क्रमांक पर समय समय पर अपडेट सूचना से
सही जानकारी लेते रहें। विद्यालय द्वारा इस संबंध में आवेदनकर्ता से संपर्क स्थापित कर उन्हें इस बाबत सूचना देना अनिवार्य नहीं है। अब देखिए, ये बड़ी अच्छी जानकारी है। यहाँ आपको एक बहुत अच्छी जानकारी बताई गई है। एक चीज बताया गया है कि जो आपका आवेदन क्रमांक रहेगा उसको आपको नोट करके रखना है, क्योंकि जितनी चीजें रहेंगी ऑनलाइन अपडेट होते रहेगा और आप अपना आवेदन क्रमांक डालकर ऑनलाइन देख पाएंगे कि आपके आवेदन पत्र की अभी क्या स्थिति है। स्कूल द्वारा यह मैंडेटरी नहीं है या आवश्यक नहीं है कि आपको बताया जाए कि आपके फॉर्म की स्थिति अभी क्या है, इसलिए आप खुद चेक करते रहें। तो ये अच्छी सुविधा दी गई है। टाइम फ्रेम अनुसार निर्धारित अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी भरी गई सूचना में अभिभावक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी के आधार पर परिवर्तन कर सकते हैं। साथ ही इसी अवधि में अगर गलत दस्तावेज अपलोड कर दिया गया है तो सही दस्तावेज दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। आवेदन भरने की अंतिम तिथि को सभी आवेदनों को पोर्टल द्वारा स्वतः ही फाइनल लॉक कर दिया जाएगा। इसके पश्चात आवेदन में कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा। तो यह भी एक अच्छी जानकारी दी गई है कि अगर आपसे कोई गलती हो गई है, चाहे वह आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय या कुछ नाम भरते समय जो भी आपकी गलती हो गई है, तो अंतिम समय से पहले तक उसे बार बार आप एडिट कर पाएंगे। इसके लिए आपके रजिस्टर मोबाइल पर ओटीपी आएगा और उसी से आप एडिट कर पाएंगे। लेकिन अगर टाइम बीत गया, अंतिम समय बीत गया, तो वह ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा और फिर उसमें कोई संशोधन आप नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है, ऑनलाइन आवेदन के समय बालक माता पिता के नाम की वर्तनी, प्रवेश हेतु कक्षा, जन्म तिथि व अन्य सूचनाएं सावधानी पूर्वक प्रविष्ट करें तथा समस्त दस्तावेज पूर्णतः सही एवं स्पष्ट अपलोड करें। प्रविष्ट में किसी भी प्रकार की त्रुटि प्रवेश प्रक्रिया में बाधक बन सकती है। तो आपको सही सब चीज भरना है, कहीं गलती नहीं करना है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद पोर्टल पर भरी गई सूचनाओं को लाकर प्रिंट लिया जा सकता है। तो आप इसका प्रिंट ले लीजिए। बिंदु संख्या 7 में उल्लेखित केंद्रीकृत लाठी प्रक्रिया द्वारा ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों के प्रवेश हेतु वरीयता क्रम का निर्धारण सॉफ्टवेयर द्वारा निर्णय विधि से किया जाएगा। वरीयता क्रम इस प्रकार होगा: 1 विद्यालय वार्ड ग्राम, 2 समस्त शहरी निकाय ग्राम पंचायत। तो इसकी ऑनलाइन लॉटरी आएगी और यह सॉफ्टवेयर द्वारा निकाली जाएगी, लेकिन इसमें एक वरीयता रहेगा। पहले विद्यालय के वार्ड या ग्राम में जहां विद्यालय स्थित है उसके बच्चे लिए जाएंगे, उसके बाद समस्त शहरी निकाय या ग्राम पंचायत के बच्चे लिए जाएंगे। लॉटरी वरीयता में अनाथ बालक, दिव्यांग बालक को वरीयता दी जाएगी। लॉटरी प्रक्रिया के पश्चात बालक द्वारा गैर सरकारी विद्यालय में रिपोर्टिंग की जाएगी। इस प्रक्रिया में बालक द्वारा पूर्व में किए गए विद्यालय चयन के क्रम को बदला जा सकेगा। तो लॉटरी के बाद बच्चे को विद्यालय में रिपोर्ट करना है, तो रिपोर्ट करते समय वह अपना जो प्रेफरेंस है उसे चेंज कर सकता है। जैसे जिसे 1 नंबर पर रखा था उसे 2 नंबर पर रख सकता है। लेकिन अगर कोई बालक रिपोर्टिंग नहीं करता तो उसकी ऑटो रिपोर्टिंग की जाएगी, यानी जो उसने प्रेफरेंस दिया है, जो वरीयता क्रम दिया था, उसी को सही मानकर उसको ऑटो रिपोर्टिंग कर दिया जाएगा। फिर है प्रथम चरण के आवंटन में बालक द्वारा आवेदन रिपोर्टिंग के समय किए गए विद्यालय चयन क्रम एवं विद्यालय में सशुल्क बालकों के पृष्ठ के आधार पर प्रथम चयनित विद्यालय में निःशुल्क सीट पर चयन किया जाएगा। तो अब यह प्रथम चरण का चयन होगा, वह बता रहे हैं कैसे होगा। फिर द्वितीय चरण का चयन होगा, यहाँ उसको बता रहे हैं। द्वितीय चरण में क्या होता है कि जो प्रथम वरीयता का आपका स्कूल है या तो उस पे या द्वितीय वरीयता के स्कूल में आपको प्रवेश दिया जाएगा। फिर अंतिम चरण होगा। अंतिम चरण में क्या होता है कि आप जो 5 स्कूल दिए हैं उनमें से जहां भी सीट रहेगी उसमें आपको दिया जाएगा। फिर लास्ट है, विद्यालय में चयन होने के पश्चात बालक द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन पत्र व अन्य सभी दस्तावेज की हार्ड कॉपी विद्यालय में अविलंब जमा कराया जाना अनिवार्य होगा। इन्हीं आवेदन पत्र एवं दस्तावेजों को भौतिक सत्यापन के समय जांच दल को प्रस्तुत किया जा सकेगा। तो जहां आपका स्कूल मिल गया है वहां आपको आवेदन पत्र और आपका सभी दस्तावेज को भौतिक सत्यापन के लिए लेकर जाना है। फिर यहाँ विद्यालय का कार्य है, ये बहुत बड़ा गाइडलाइन है। अभी मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि बहुत समय हो जा रहा है। इसको मैं पूरा पढ़ा हूँ, जो आपके काम का था उससे मैं बताया हूँ। लेकिन अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का जवाब देंगे। जहां भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, जहां भी कोई समस्या आ रही है, तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का जवाब देंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।